तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बेहतर होंगे और आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आपका जो एग्जाम है अब आ चुका है और हम हो सकता है कि ये लास्ट या सेकंड लास्ट सेशन हो। और इस सेशन में समय की अभाव को देखते हुए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को यहाँ पर हम देने वाले हैं। और सबसे पहले हम तुरंत प्रभाव से आपको लिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, क्योंकि समय काफ़ी कम है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, किसी भी ड्राइवर एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी एट होम ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर जो ई बुक है, टेस्ट सीरीज है, स्पेशल नोट्स है, उनको पढ़ना मत भूलिएगा। तो लिए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमें क्या कह रहा है? पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक सेवा वाहन नहीं है, यानी कि पब्लिक सर्विस व्हीकल। ये कहना क्या चाह रहा है कि पब्लिक सर्विस व्हीकल नहीं है। अब पब्लिक सर्विस व्हीकल वो होगा जिसमें आम पब्लिक जा सकती है, आ सकती है, या वो उस गाड़ी को किराए पर ले जा सकती है या किराया देकर कहीं जा सकती है। तो देखो, स्टेज कैरिज, शैक्षणिक संस्थान बस, अनुबंध कैरिज, मैक्सी कैब। मैक्सी कैब को आप किराए पर ले जा सकते हैं, अनुबंध कैरिज को भी आप किराए पर ले जा सकते हैं। शैक्षणिक संस्थान बस जो है दोस्तों, ये एक ऐसा व्हीकल है जो स्कूल का स्टाफ प्लस छात्र और छात्राएं, केवल इनके लिए उपबंधित किया गया होता है। इसमें आम पब्लिक यात्रा नहीं कर सकती, आप इसे किराए पर नहीं ले जा सकते। तो स्टेज कैरिज भी जो पब्लिक सर्विस के लिए जो सवारी गाड़ी होती है, जैसे कि हम देखते हैं जो रोडवेज बसें हैं, जो भी बसें हैं, गाड़ियां हैं जो किराए पर चलती है, उन्हें स्टेज कैरिज के नाम से जानते हैं। तो ये आपको चीजें ध्यान में वो रखनी है। पब्लिक सर्विस व्हीकल होगा सीधा सा मतलब पब्लिक सर्विस व्हीकल, यानी आम पब्लिक के लिए जो गाड़ी होगी वो पब्लिक सर्विस व्हीकल होगा। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शैक्षणिक संस्थान बस। ए गलत होगा, सी गलत होगा, डी गलत होगा। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने आ चुका है। मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में परमिट की आवश्यकता का प्रावधान किया गया है? 66, 56, 39, 76। परमिट के बारे में अगर नाम लेते हैं तो आप सभी को पता होगा, परमिट धारा 66 में लिखा गया है। और अगर परमिट नहीं है तो धारा 192A के तहत आप एक अपराधी माने जाते हैं, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा धारा 87 और धारा 88, ये दो ऐसी धाराएं हैं जिनके तहत आपके पास में परमिट होना चाहिए। ठीक है, तो धारा 87 और 88 में भी परमिट के संबंध में जो है यहाँ पे विशेष रूप से उल्लेख है वो किया गया है। आप सभी को पता होगा, एक स्पेशल परमिट होता है, स्पेशल परमिट को विशेष परमिट के नाम से भी जानते हैं। स्पेशल परमिट, एक तो स्पेशल परमिट होता है और एक हम कह सकते हैं जो कि बहुत ही कम समय के लिए जारी किया जाता है। तो धारा 87 और धारा 88 में क्या फर्क हो सकता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा, दोनों के बारे में। एक तो होता है स्पेशल परमिट और दूसरा होता है अस्थायी परमिट। अस्थायी परमिट, अब इन दोनों में फर्क क्या है? अस्थायी परमिट होगा वो बहुत ही कम समय के लिए, धारा 87 में अस्थायी परमिट है, 88 में स्पेशल परमिट है। स्पेशल परमिट होगा वो 4 से लेके 12 माह तक के लिए दिया जाता है। अस्थायी परमिट है वो 1 से लेके 4 माह तक के अवधि के लिए दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में याद रखना है। अस्थायी परमिट ऐसे जैसे कि कोई मौसमी, कोई मेला लग रहा है, कोई मौसमी सब्जियां बेचने के लिए कोई व्हीकल किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, आपके व्हीकल के लिए आपने अप्लाई तो कर दिया है लेकिन परमिट बन के नहीं आया है, उस कंडीशन में भी आपका जो है अस्थायी परमिट है वो दिया जा सकता है। तो ये होता है अस्थायी परमिट। याद रखना है, टेम्परेरी परमिट होगा न्यूनतम 1 महीने के लिए जारी किया जाएगा, अधिकतम 4 माह के लिए जारी किया जाएगा। स्पेशल जो परमिट होगा वो कम से कम 4 माह के लिए और अधिकतम 12 माह के लिए जारी किया जाएगा। तो परमिट की आवश्यकता के बारे में जो उल्लेख किया गया है धारा 66 में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर प्रश्न संख्या 3 आपके सामने आ चुका है। विशेष अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस धारा द्वारा एक अस्थायी परमिट जारी किया जा सकता है? अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सारे ऑप्शन से जो है एकदम एक जैसे आ गए हैं, थोड़ी सी ये मिस्टेक जरूर हो गई है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, अस्थायी परमिट, विशेष अस्थायी आवश्यकता को विशेष आवश्यकता हो जाती है तो उसके तहत जो आपको परमिट चाहिए तो वो धारा 87 की उपधारा 1 के तहत आप किसी भी ऑप्शन को सही मान लो। वो धारा 87 में मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, अस्थायी परमिट है वो धारा 87 में दिया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता है तो अधिकतम जुर्माना होगा। बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? 5,000 रुपए जुर्माना हो सकता है, जो कि धारा 3 का उल्लंघन, धारा 3 का तो अपराध होगा और जुर्माना होगा धारा 181 के तहत। 5,000 की राशि होगी, वह
3 मंथ इंप्रिजनमेंट यानी कि जेल भी आपको जाना पड़ सकता है। पर्सन संख्या 5 की उपधारा 1 के प्रावधानों के उल्लंघन में भारी मोटर वाहन चलाता है तो अधिकतम जुर्माना कितना होगा। यहां पर मैंने अभी आपको बताया था धारा 192 का जो उल्लंघन है कि परमिट आपके पास में नहीं है, तो उसके संबंध में यहां पर आप लोगों को कितना जुर्माना भरना पड़ेगा। धारा 66 क्या कहती है, धारा 66 कहती है परमिट की अनिवार्यता के संबंध में। तो आप लोगों को उसके बारे में, जुर्माने के बारे में बताना है। आप सभी को पता है जो धारा 66 होगी, पहले दोबारा बता दूं मैं आराम से एकदम। धारा 66 परमिट की आवश्यकता, यानी आप कोई भी व्हीकल जो काम में लेंगे उसका परमिट होना जरूरी है। परमिट नहीं होगा तो धारा 192 लागू होगी, धारा 192। अब इस धारा के तहत जुर्माना कितना होगा, अधिकतम 10,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। 10,000 तक जुर्माना होगा और जेल भी आपको जाना पड़ सकता है। अब जेल के लिए क्या इसमें जो कितना क्या प्रावधान किया गया है ये भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 6 माह तक की कारावास का प्रावधान भी इसमें किया गया है। ठीक है, तो यहां पर 10,000 तक का जुर्माना, 6 माह की कैद, धारा 192A याद रखनी है। ठीक है, धारा 192B आरसी से संबंधित अपराध। धारा 192 देखो दोनों में फर्क है। धारा 192 बिना पंजीकरण आप अगर गाड़ी चलाते हैं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा रखा है, बिना पंजीकरण, तो धारा 192A परमिट के बारे में है कि आपकी गाड़ी का परमिट नहीं है। धारा 192B आरसी से संबंधित अपराध, आरसी अपराध इसको आप लिख सकते हैं भी, आरसी का अपराध, यानी आपने कोई फ्रॉड तरीके से आरसी या चेंज करके एक व्हीकल का दूसरे पे आरसी से संबंधित आपने अपराध किया है तो 10,000 की राशि इनमें किसी भी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हम यहां पे कर देंगे। पर्सन संख्या 6, एल प्लेट का न्यूनतम आकार कितना होता है। आप सभी को पता है पहली बात तो एल आकार होता है, वो एल आकार किसकी गाड़ी के ऊपर होता है, तो जो गाड़ी सीखता है, लर्नर जो होगा, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्निंग लाइसेंस बना के गाड़ी चलाएगा, उसकी गाड़ी पर रेड कलर में यहां पर क्या होगा, एक एल बना होगा और इस एल के लिए एक बोर्ड होगा जिसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। व्हाइट कलर में बोर्ड होगा, ये रेड कलर में होगा। अब इसकी ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका न्यूनतम आकार किसका पूछा है, एल प्लेट का न्यूनतम आकार पूछा भाई। तो ये जो आकार होगा इसका 18x18 का होगा भाई, इसका आकार 18x18 होगा। इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होगी, मोटाई 2 सेंटीमीटर होगी। ये आपको याद रखना है बस इतना सा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए मोटर वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। मोबाइल फोन का प्रयोग, यहां पर दोस्तों आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988, इसकी जो धारा 184 है वो कहती है खतरनाक ड्राइविंग अगर आप करेंगे तो जुर्माना लगेगा। खतरनाक ड्राइविंग के मामले में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे कि आप रेड लाइट को आप क्रॉस कर देते हैं, स्टॉप लाइन को आप क्रॉस देते हैं, स्टॉप लाइन हो जाती है, मोबाइल फोन का आप प्रयोग करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, इस टाइप से रॉन्ग ओवरटेक करते हैं, रॉन्ग ओवरटेक, इस प्रकार की चीजें करेंगे तो ये सारी की सारी जो चीजें होगी वो मतलब कि ओवरटेक में गिनी जाएगी। और इसके तहत कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान है इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसका जुर्माना वेरिएबल है, 1,000 से लेके 5,000 तक का जुर्माना यहां पर हो सकता है। और जो जेल होगी वो भी 6 माह से 12 महीने तक हो सकती है। लिख भी देता हूं मैं, जुर्माना यहां पर कितना होगा, 1,000 से लेके 5,000 तक का जुर्माना होगा और 6 माह से लेके 12 मंथ इंप्रिजनमेंट यानी कि जेल का प्रावधान हो सकता है। तो खतरनाक ड्राइविंग में क्या क्या चीजें शामिल है ये आपको बताना है। शिक्षार्थी के लाइसेंस को अयोग्य कर दिया जाएगा, जुर्माने से जो कि 1,000 से कम नहीं होगा, या कारावास जो कि 12 महीने से अधिक नहीं होगा। बात तो दोनों सही है ना, 1,000 से कम नहीं होगा, 1,000 ये रहा, और 12 माह से अधिक नहीं होगी, ये जेल भी 12 माह से अधिक नहीं होगी, तो बी कथन ठीक है। संचालित वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र को अयोग्य घोषित करना, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वाहन के पीछे किस रंग की रोशनी की अनुमति होती है, गाड़ी के पीछे किस रंग में रोशनी हो सकती है, तो लाल कलर, संतरा, नीला, हरा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को पता है कि पीछे जो ब्रेक लाइट होती है वो किस कलर में होती है, वो रेड कलर में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताकि पीछे से आ रहे व्हीकल को पता चल जाए गाड़ी कब रुकती है। पर्यटक परमिट प्राप्त करने के लिए राज्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। पर्यटक जो परमिट होता है, पर्यटक परमिट 3 राज्यों के लिए जारी किया जाता है, जैसे कि नेशनल परमिट होगा, नेशनल परमिट होगा वो साथ ही 4 राज्यों के लिए,
4 राज्यों के लिए दिया जाता है, उसी टाइप से पर्यटक परमिट है वो 3 राज्यों के लिए दिया जाता है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। तो पर्यटक परमिट है वो यहां पर अगर मैक्सी कैब या मोटर कैब गाड़ी है, मोटर कैब गाड़ी होगी, मोटर कैब के लिए 9 साल पुराना होने तक आपको यहां पे जो है परमिट दिया जा सकता है। अन्य व्हीकल होगा तो अन्य वाहनों के लिए, अन्य वाहन के मामले में 7 साल का नियम है। 7 साल पुराना व्हीकल होगा तब तक आपको क्या दिया जा सकता है, पर्यटक परमिट यहां पर दिया जा सकता है। ये बातें सारी की सारी चीजें किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना, एक चीज जो मैंने आपको गलत बता दी है वो ये है कि जो मोटर कैब होगी उसके लिए तो 9 साल पुराने होने तक आपको जो है पर्यटक परमिट दिया जा सकता है, लेकिन जो अन्य वाहनों के मामले में जो है वो ये 7 नहीं 8 साल आपको यहां पे याद रखना है। यानी कि जो पर्यटक परमिट है मोटर कैब के लिए 9 साल तक दिया जा सकता है और अन्य वाहनों के मामले में 8 साल पुराने होने तक ही ये पर्यटक परमिट दिया जा सकता है। वैसे मैं बात करता हूं, एक होता है मल्टी एक्सल व्हीकल होगा, एक जो 2 एक्सल जो व्हीकल होंगे इनके लिए भी जो नेशनल परमिट जारी किया जाता है इनमें फर्क होता है। मल्टी एक्सल व्हीकल होगा उसको 15 साल तक के लिए दिया जाएगा और 2 एक्सल वाले व्हीकल होंगे उनको केवल 12 साल पुराने होने तक यहां पर जो है मतलब नेशनल परमिट है वो दिया जा सकता है। मल्टी एक्सल का मतलब है जिसमें टायर मतलब कि 4 या 6 से ज्यादा टायर हो। एक्सल समझते हैं ना, 2 टायरों को जोड़ने वाली जो होती है वो एक्सल होती है ना। तो एक्सल अगर 2 से ज्यादा है तो वो मल्टी एक्सल हो जाएगा और केवल 2 एक्सल है तो केवल वो 2 एक्सल व्हीकल माना जाएगा। तो ये भी इस प्रकार से 15, 12, 8 और 9 ये जो परमिट की अवधि को लेकर कि कितने साल पुराना होने तक किसी व्हीकल को परमिट है वो दिया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय नशीली दवाओं के प्रभाव में है तो कारावास की अवधि क्या होगी। अब देखो, नशीली दवा हो चाहे शराब हो, सीधी सी बात है, शराब से संबंधित ये क्वेश्चन आ गया है और शराब से संबंधित आ गया तो धारा 185 आपको याद होगी जिसमें लिखा है कि 30 ml इन 100 ml ब्लड, सॉरी 30 mg होगा यहां पे, 30 mg इन 100 ml ब्लड, ठीक है ना। अब ध्यान से समझ लेना, ये 30 तो क्या होगा 30 मिलीग्राम होगा 100 ml ब्लड में, ठीक है। इससे अगर अधिक पाया गया तो आप अपराधी होंगे, 10,000 का जुर्माना, 10,000 का जुर्माना, 6 महीने मोटे मोटे मच्छर, बोतल चूस के गाड़ी चलाएंगे तो 6 महीने कम ही है अभी, और दूसरी बार भी आपने दादागिरी करते हुए चलाई फिर 15,000 जुर्माना होगा और 2 साल के लिए आप यहां पर 2 ईयर जो है यहां पे आपको जेल जाना पड़ सकता है। वहां पे आपको मोटे मोटे मच्छर स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय नशीली दवाओं के प्रभाव में है तो कारावास की अवधि क्या हो सकती है, पहली बार में 6 माह हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा अगर ये काम होता है तो आपका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा सकता है, स्वास्थ्य परीक्षण। और स्वास्थ्य परीक्षण में क्या होगा कि आपके स्वास्थ्य में देखा जाएगा कि अल्कोहल की मात्रा कितनी क्या है, और ये स्वास्थ्य परीक्षण होता है धारा 203 के तहत। धारा 204 होता है प्रयोगशाला परीक्षण, वहां पे काफी गहनता से जांच होगी, यहां पर जितनी दादागिरी जचाएंगे उतना ही ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा। प्रश्न संख्या 11, परिवहन वाहनों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू नहीं होगी। परिवहन वाहनों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू नहीं होगी। परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, परिवहन वाहन के दूसरे वर्ग को जोड़ना, परिवहन वाहन के अलावा अन्य वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ये सभी यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किन कंडीशंस पे लागू नहीं होती। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान दे रखना है, परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को अगर आप रिन्यू करवाते हैं तो एजुकेशन का फंडा नहीं अड़ेगा, ठीक है। परिवहन वाहन के दूसरे वर्ग को जोड़ना, जैसे आप पहले बस का बना रखा है फिर ट्रक का बनवा देंगे तो भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। परिवहन वाहन के अलावा अन्य वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करते हैं तो भी यहां पर मतलब कि आपको मना नहीं करेंगे, मतलब इन तीनों चीजों में आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस देने से मना नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस बनाने में यहां पर दिक्कत नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड गवर्नर की आवश्यकता होती है। स्पीड गवर्नर क्या होता है, स्पीड गवर्नर GOVERNER, ठीक है। स्पीड गवर्नर का काम होता है स्पीड नियंत्रण करना, स्पीड कंट्रोल करना, अधिकतम जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना, और ये इसकी जो स्पीड होती है वो 80 किलोमीटर मैक्सिमम होती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टेज कैरिज कौन से व्हीकल होते हैं, पब्लिक व्हीकल, आप इस कह सकते हैं पब्लिक जो सर्विस व्हीकल होते हैं
पब्लिक व्हीकल होंगे वो उनको आप स्टेज कैरिज के नाम से जान सकते हैं। दुपहिया वाहन, पुलिस वाहन, एम्बुलेंस। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा कि कोई भी जो स्टेज कैरिज होगा उसमें स्पीड गवर्नर का होना अति आवश्यक होगा। केवल एक तो होता है गवर्नर, एक होता है स्पीड गवर्नर। गवर्नर जो होता है वो फ्यूल सप्लाई सिस्टम का पार्ट होता है, और स्पीड गवर्नर होता है ये भी फ्यूल सप्लाई के बीच में लाइन में लगता है और गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। आप लोगों को पता होगा कि गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ेगी घटेगी कैसे, फ्यूल सप्लाई की मात्रा को बढ़ाना या घटाकर। तो जो ये स्पीड गवर्नर होगा वो फ्यूल की सप्लाई को एक मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा नहीं जाने देगा। उससे क्या होगा, गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम से ज्यादा नहीं जा पाएगी। तो जितनी सेट करी है उतनी स्पीड से ज्यादा गाड़ी की स्पीड नहीं जा पाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं आजकल पीली प्लेट वाली गाड़ियों को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा पर नहीं चलाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अमान्य कैरिज का अर्थ है, अमान्य कैरिज इनवैलिड कैरिज की बात हो रही है, एक मोटर वाहन जिसे विशेष रूप से उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। अमान्य कैरिज होगा वो किसके लिए होगा, इनवैलिड कैरिज का भी इसको आप लिख सकते हैं, इनवैलिड कैरिज। ठीक है, तो इसका जो उपयोग होता है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए होता है। जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए, जैसे मोटरसाइकिल है उसके साथ 2 पहिए और जोड़ दिए, 4 पहियों की मोटरसाइकिल होती है ना आजकल, उसी टाइप से ट्राइपॉड होता है, ट्राईसाइकिल होती है। वो एक प्रकार से जो है इंजर्ड या मैं कह सकता हूं विकलांग या असक्षम व्यक्तियों के को मतलब की यात्रा करने के लिए स्पेशल रूप से बनाई जाती है। तो शारीरिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति जिनका पंजीकरण अमान्य हो गया, वरिष्ठ नागरिक, 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति, और इस व्हीकल को अमान्य कैरिज के नाम से यहां पर जाना हो जाता है। लेकिन आप लोगों को एक बात विशेष रूप से यहां पर ध्यान जो रखनी है वो बात यह है कि इस अमान्य कैरिज को मैंने अभी एक अडेप्टेड व्हीकल नाम इसको दिया है, लेकिन सॉरी इनवैलिड नाम दिया है, लेकिन यह भी 2019 के बाद में अब चेंज हो गया है। 2019 के बाद में इसका नाम जो है अडेप्टेड व्हीकल कर दिया गया, अडेप्टेड, अडेप्ट किया गया। यानी कि हिंदी में मैं बात करता हूं रूपांतरित यान, रूपांतरित यान यानी रूप अंतर कर दिया गया, रूपांतरित तरित तरित। ठीक है, अडेप्टेड व्हीकल या रूपांतरित व्हीकल के नाम से इस व्हीकल को अब नाम से जाना जाएगा। तो अब आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है, अडेप्टेड व्हीकल, रूपांतरित यान। ठीक है, क्योंकि जो अमान्य कैरिज है, इनवैलिड है, ये भी इसी का नाम है, लेकिन अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। फाइनेंसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। फाइनेंसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र की कब आवश्यकता होगी, आप सभी को पता होना चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आपने फॉरम वाली जो क्लास है वो देखिए, तो आप लोगों को पता होगा कि फाइनेंसर जो होता है उसका काम होता है लोन देना। जब कोई भी गाड़ी होती है उसको फाइनेंस के ऊपर आप अगर लोन ले लेते हैं, फिर उस गाड़ी को अगर आपको चेंज करवाते हैं, मालिक बदलते हैं या किसी दूसरी जगह भेजते हैं, तो फिर फाइनेंसर की आवश्यकता पड़ती है कि वो परमिशन दे। तो वाहन का परिवर्तन करना, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना यानी एनओसी जारी करवाना। एनओसी जारी कब करवाएंगे, जब एक स्टेट से अनोदर स्टेट, जो स्टेट अनोदर स्टेट में अगर आप गाड़ी को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो वाहन का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तन और उपरोक्त सभी। तो अगर गाड़ी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो आपको फाइनेंसर से अनापत्ति, पहले इस फाइनेंसर से एनओसी लेनी पड़ेगी कि भाई इसको कोई आपत्ति तो नहीं है। और ये क्या करेगा, ये पूछेगा कि भाई आप किस काम के लिए एनओसी ले रहे हो, आपको काम बताना है, उसको अगर एग्री होगा तो वो लिख के देगा केवल इस काम के लिए एग्री हो, है ना। तो फाइनेंसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा गाड़ी में अगर कुछ करवा रहे हैं। अब दूसरी बात यह है, आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी को लीज पर, पट्टे पर ले रहे हैं, तो इसके लिए जो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म संख्या 34 जो होता है वो किसके लिए होता है, पट्टे पर लेने के लिए। आपने गाड़ी को पट्टे पे छोड़ दिया है, अब आप गाड़ी का इस पट्टे को आप फाइनेंसर को लोन चुका देते हैं, उसको किस्तें जमा करवा देते हैं, आप अपना जो ये पट्टा है, लीज पर जो गाड़ी ली है उसको समाप्ति चाहते हैं, तो फॉर्म संख्या 35 भर के इसको एंड आप कर सकते हैं। यानी कि ये तो शुरुआत हो जाएगा, ये तो आप इसमें तो क्या है, फाइनेंस करने के लिए स्टार्ट किया जाता है और इसमें एंड किया जाता है। ठीक है, इसमें गाड़ी के मालिक और फाइनेंसर दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में यह पूछा गया था कि फाइनेंसर और जो मालिक होता है किसी भी गाड़ी को फाइनेंस करवाते समय फॉर्म संख्या 34 में किन किन के हस्ताक्षर होते हैं। तो एक तो भाई मालिक के होंगे और दूसरे फाइनेंसर के होंगे। ठीक है,
ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 178 का अर्थ है बिना हेलमेट के सवारी करने पर जुर्माना। हेलमेट का धारा 194 डी में है और 1000 जुर्माना इसमें रखा गया है। सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। देखो ये हर एक जो क्वेश्चन है यहां पर आपको पता होना चाहिए कि सीट बेल्ट का कितना है, या मैं बात करता हूं मतलब कि जैसे कि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है धारा 194 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे धारा 194 को पूरा आपको याद करना है, ठीक है। तो सीट बेल्ट के संबंध में धारा 192 धारा 194 बी हो जाएगी। इसमें भी 1000 का जुर्माना है। बिना टिकट के स्टेज करीज में यात्रा करना, बिना टिकट यात्रा करेंगे तो धारा 178 लागू होगी, तो ये भी आपको याद रखना है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना, तो ये धारा इसमें हो जाएगी 181 और 5000 का जुर्माना इसमें हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से धारा 178 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में बिना टिकट यात्रा करेंगे तो यहां पर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। अब आपको यह भी याद होना चाहिए कि धारा 178 में जुर्माना कितना है। तो धारा 178 में बिना टिकट के अगर आप यात्रा करते हैं तो 500 रुपए का जुर्माना आप लोगों के ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, हल्के मोटर वाहन पर पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए प्लेट का आकार, न्यूनतम आकार क्या होगा? हल्के मोटर वाहन की बात है, एलएमवी गाड़ी पर आपकी जो नंबर प्लेट होगी उसका आकार पूछा गया है। तो इसकी जो नंबर प्लेट का आकार होगा वो 200 गुणा 340 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आपको लिए चलते हैं। फिटनेस का प्रमाण पत्र फॉर्म में दिया या नवीनीकृत किया जाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट, मोटर व्हीकल जो एक्ट होगा, मोटर व्हीकल एक्ट की 1988 की जो धारा 56 है वो फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बताती है। फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस, ठीक है। अब इसमें एलएमवी गाड़ी जो होती है, एलएमवी नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ी, एनटी, तो इसका 15 वर्ष के लिए जो आपका है फिटनेस जारी किया जाता है। और इसमें अगर ट्रांसपोर्ट गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट गाड़ी होगी तो आजकल नई गाड़ी को 2 साल के लिए परमिट दिया जाता है, फिर से 2 साल के लिए, फिर से 2 साल के लिए, फिर से 2 साल के लिए, इसके बाद 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, यानी कि 8 साल पुराना होने तक तो 2-2 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए आपको जो है फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। एलएमवी और एचएमवी के लिए अलग अलग मैटर ये रखता है, यानी ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अलग अलग है। लेकिन फॉर्म पूछा गया है तो फॉर्म होगा इसमें 38। आप सभी को मैंने पिछले सेशन में पूछा था फॉर्म 38 और फॉर्म 59, है ना। तो 38 में क्या होगा? फिटनेस होगा, 59 में क्या होगा? पीयूसी होगा, ठीक है। और 51 में क्या होगा? बीमा होगी, ठीक है। और 53 में क्या होगा? बीमा से छूट। ये देखो कुछ ऐसे फॉर्म है जिनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइसेंस के लिए, डीएल के लिए फॉर्म संख्या 2 होता है, आरसी के लिए फॉर्म संख्या 20 होता है, जारी आरसी की जाती है किसमें? जारी आरसी फॉर्म संख्या 23 में। आरसी के लिए आप रिन्यू करवाते हैं तो आरसी रिन्यू के लिए 25 होता है, खो जाती है तो 26 होता है। इस प्रकार से फॉर्म को याद आपको रखना पड़ेगा। प्रश्न 18, ऑटोमोबाइल की पेंटिंग की जाती है। द पेंटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज डन टू, क्यों की जाती है? बॉडी पर जंग लगने से रोकने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। प्रिवेंट रस्ट फ्रॉम ग्रोविंग ऑन द बॉडी, इंप्रूव इट्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसके बाहरी स्वरूप में सुधार करने के लिए, बिल्कुल ये भी ठीक है, यानी चमकती दिखे। स्टील की विशेषताओं को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, ताकि स्टील है वो लंबे समय तक चले, जंग लगकर खराब ना हो जाए। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? कारण होते हैं पेंटिंग के। गाड़ी पर पेंट कर देंगे तो गाड़ी 15 साल ही कुछ नहीं होगा, पेंट नहीं करेंगे तो 1-2 साल में गाड़ी है उसके ऊपर जंग वंग आके वो खराब हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज दैट, एक इंजन का स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक होता है कोई भी जब इंजन होता है, इसका जो इंजन होगा इसके अंदर सिलेंडर होंगे, सिलेंडर का ये होता है टीडीसी ऊपर का भाग, टॉप डेड सेंटर, एक होता है बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। तो जो पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा इस एक गति को एक स्ट्रोक कहा जाता है। फिर से ऊपर जाएगा दूसरा स्ट्रोक, फिर नीचे आया तीसरा स्ट्रोक, फिर ऊपर गया चौथा स्ट्रोक। तो एक स्ट्रोक क्या होता है इसके बारे में पूछे तो टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगा? एक स्ट्रोक होगा, ठीक है। यानी कि एक इंजन जो होता है उसकी एक ऑपरेटिंग क्रिया में 4 स्ट्रोक होते हैं इंजन के अंदर। हालांकि 2 स्ट्रोक इंजन भी होते हैं, उसमें 2 स्ट्रोक होते हैं। एक ऑपरेटिंग साइकिल में एक तो 4 स्ट्रोक,
एक 2 स्ट्रोक। 2 प्रकार के इंजन होते हैं, यहां पर बात हम 4 स्ट्रोक इंजन की कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 20, प्रथम संपीड़न रिंग, शीर्ष रिंग का कार्य यह है कि आपका जो पिस्टन होता है, पिस्टन के ऊपर आप सभी को पता होगा कि 3 रिंग होती है, 1, 2 और 3। सबसे नीचे जो होती है वो ऑयल रिंग होती है, क्योंकि यहां नीचे क्या है, ऑयल चैम्बर है, ऑयल चैम्बर है, ठीक है। और इस ऑयल चैम्बर को ऊपर जाने से ये रोकती है। ये जो 2 है ये कंप्रेशन रिंग है, सीआर में लिख रहा हूं कंप्रेशन रिंग, जो कि इसके जस्ट ऊपर जो हवा का कंप्रेशन बन रहा है, इस कंप्रेशन को नीचे जाने से रोकेंगे। तो संपीड़न रिंग, शीर्ष रिंग का कार्य क्या है? दहन का तापमान बढ़ जाता है, क्रिएट स्विल्स, भंवर पैदा करता है, सील बनाए रखता है और ईंधन रिसाव को रोकता है, और चौथा है एक सील बनाए रखता है और जली हुई गैसों को बाहर निकलने और दहन कक्ष में दबाव के नुकसान को रोकता है। तो देखो ये जो मतलब कि सारी चीजें इस डी में शामिल हो गई है। मेंटेन ए सील, यानी सील को मेंटेन रखना मतलब पैक रखेगा। प्रिवेंट एस्केप ऑफ बैंड गैसेस, और बैंड जली हुई जो गैसें हैं इनको नीचे जाने से रोकेगा ताकि ऑयल जले नहीं, ठीक है। तो प्रिवेंट्स एस्केप ऑफ बैंड गैसेस, एस्केप यानी कि इनको निकलने से रोकेगा कि समय से पहले ही निकले नहीं। लॉस ऑफ प्रेशर इन द कंबशन चैम्बर, और जो प्रेशर होगा उसके लॉस होने को भी रोकता है, ठीक है। तो सारे काम ये यहां पर डी में बता दिए गए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। द सीटेन नंबर ऑफ डीजल फ्यूल इज मेजर ऑफ, डीजल ईंधन की सीटेन संख्या एक माप होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेलोटिलिटी, विस्कोसिटी, इग्निशन क्वालिटी और डिले पीरियड। तो यहां पर जो डीजल ईंधन होता है, सीटेन संख्या, सीटेन संख्या जो होती है वो क्या बताती है? सीटेन संख्या इग्निशन क्वालिटी को बताती है। दूसरी बात, जैसे जैसे इसके सीटेन संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे विलंब पीरियड है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे घटेगी अधिक होता जाएगा, अधिक होता जाएगा, ठीक है। यह फर्क होता है। डिले पीरियड भी इसी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वास्तव में जो होता है सीटेन संख्या इग्निशन की गुणवत्ता को दर्शाती है, ठीक है, कि वो कितनी जल्दी जल जाएगा। हवा का कंप्रेशन करते हैं हम डीजल गाड़ी में, और डीजल गाड़ी में हवा के कंप्रेशन के बाद उस गर्म हवा पर डीजल का स्प्रे करेंगे तो वो कितना जल्दी जलेगा, वो होता है डिले पीरियड। जितना लेट होगा उतना ही वो डिले पीरियड ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हालांकि अब वो जितना जल्दी जलेगा उसको हम क्या कहेंगे, इग्निशन क्वालिटी अच्छी है ना। तो सीटेन नंबर से इस प्रकार की चीजें हम यहां पे कह सकते हैं। तो जैसे जैसे सीटेन नंबर बढ़ेगा तो इग्निशन क्वालिटी बढ़ेगी और डिले पीरियड कम होगा। सीटेन नंबर घटेगा तो इग्निशन क्वालिटी कम होगी, डिले पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये एक दूसरे के विपरीत है। बैटरी की क्षमता आमतौर पर खाली स्थान के रूप में व्यक्त की जाती है। मैंने पिछले सेशन भी बताया था, एलएमवी हो चाहे एचएमवी हो, इन दोनों में 12 वोल्टेज की बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। 12 वोल्टेज की, इसमें 12 + 12 वोल्टेज की 2 बैटरियां हो सकती है। इसमें 65 से 75 एम्पियर तक की बैटरी काम में आती है, और इसमें 120 से 150 एम्पियर तक की बैटरी काम में आती है, ठीक है। अब इसमें पूछा है इसकी जो पावर होगी इसको आमतौर पर व्यक्त किया जाता है। अब देखो पावर, इसमें वोल्टेज तो देखते हैं तो दोनों में सेम है, लेकिन फर्क कहां है, एम्पियर में, एम्पियर पावर का। तो यहां पर एम्पियर पर हावर है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कि कितना एम्पियर पावर है वो प्रति घंटे की रफ्तार से बैटरी देगी, उसी से बैटरी की पावर का जो अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरी बात यहां पर, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो गाड़ियां होती है डीजल या पेट्रोल या सीएनजी, इनमें गाड़ी में लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो लाइट से चलने वाली गाड़ियां होती है इनमें लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है, लिथियम आयन बैटरियों का, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल होती है, उनको टॉप अप करने की आवश्यकता नहीं होती, वो ज्यादा फूलती कम है, खराब कम होती है, और लॉन्ग लाइफ होती है, पावर अधिक होती है, बहुत अच्छी मतलब कि वो रहती है। अंतर्ग्रहण वायु द्वारा अपनाया गया मार्ग है, द पाथ टेकन बाय इनटेक एयर्स, यानी कि अंतर्ग्रहण का मतलब है इनटेक जो एयर होती है। इंजन, कोई भी इंजन चलता है तो वो इंजन जो शुरू में, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर भोजन लेने के लिए क्या प्रोसेस करेगा, उस चीज को गाड़ी में ईंधन और जो हवा है इसको वो किस तरीके से लेता है, इस बात को यहां पर पूछा गया कि इनटेक एयर किस टाइप से होगी। तो सबसे पहले देखो, कार्बोरेटर या थ्रॉटल बॉडी, एयर क्लीनर, इनटेक मैनिफोल्ड, इनटेक पोर्ट सिलेंडर। पहले कार्बोरेटर आ गया है ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो एयर क्लीनर पहले आएगा फिर कार्बोरेटर आएगा। एयर क्लीनर ठीक है, कार्बोरेटर ठीक है, इनटेक पोर्ट, इनटेक मैनिफोल्ड, और ये आप क्या हो गया, सिलेंडर। अब देखो इनटेक पोर्ट आ गया, इनटेक मैनिफोल्ड आ गया।
ये मैनीफोल्ड जो है पहले आएगा, इनटेक पोर्ट बाद में आएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं एयर क्लीनर। ठीक है, इनटेक मैनीफोल्ड, कार्बोरेटर यहां बाद में आ गया तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और यहां पर देखो देखें एयर क्लीनर, कार्बोरेटर, इनटेक मैनीफोल्ड, इनटेक पोर्ट सिलेंडर। देखो ये जो इनटेक पोर्ट सिलेंडर है ना, ये इंजन के अंदर इंजन का पार्ट है, और मैनीफोल्ड जो सिलेंडर, जैसे देखो ये कोई पाइप है, अब यहां पर 4 पाइपें बना दी, 1 2 3 और 4। अब यहां से तो 1 में आई, यहां 4 में जाएगी, 1 2 3 और 4। तो ये जो पार्ट है ना, ये मैनीफोल्ड है, और ये फिर इंजन में जाता है। यहां पे इंजन में जहां पर प्रवेश करता है, ये इसका होता है पोर्ट। ठीक है, तो यहां पोर्ट बाद में आएगा, इनटेक पोर्ट आपके मैनीफोल्ड से बाद में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रेक चेतावनी लाइट ड्राइवर को चेतावनी देती है, किसके बारे में? मास्टर सिलेंडर में पानी आ गया हो, हाइड्रोलिक प्रणाली में वायु आ गई हो, हाइड्रोलिक प्रणाली के प्राथमिक एवं द्वितीयक सर्किट की विफलता हो चुकी है, और पावर ब्रेक विफल हो चुके हैं। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर यानी ब्रेक लाइट अगर ऑन हो गई है तो यहां पर क्या होगा, जब ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में ब्रेकिंग लाइट जो है चालू हो जाती है। तो हवा, हाइड्रोलिक प्रणाली में हवा आ जाएगी, ये भी फॉल्ट है, ये भी फॉल्ट है, ये भी फॉल्ट है, पावर ब्रेक विफलता, ये भी फॉल्ट है। लेकिन जब ये प्राथमिक, जो प्रथम और द्वितीयक जो मास्टर सिलेंडर होंगे, इनमें अगर पावर नहीं बन पाएगी, प्रेशर नहीं बन पाएगा, तो ये प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट काम करना बंद कर देंगे और ब्रेक काम करना बंद कर देंगे, जिस कारण जो है प्रथम और द्वितीयक ये जो सर्किट है, ये अगर इनमें प्रेशर नहीं बनेगा तो ब्रेक की चेतावनी लाइट ऑन हो जाएगी। अब ये किसके कारण विफल हो सकते हैं? ये विफल हो सकते हैं पानी के कारण भी, वायु आने के कारण भी, और ऑयल का कम पड़ना, ऑयल कम हो जाए तो भी। लेकिन तीनों ही कारणों से ऑयल कम, तीनों ही कारण से होगा क्या, प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट क्या विफल हो जाएंगे। इसीलिए होगा क्या, सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। होगा किसकी मदद से, पानी या वायु या ऑयल कम होने से, लेकिन होगा क्या, प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट विफल हो जाएंगे। ये आपके मास्टर सिलेंडर के पार्ट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंडरी जो सर्किट होते हैं। प्रश्न संख्या 25, यदि स्पार्क प्लग पर चिंगारी लगने से पहले वायु ईंधन मिश्रण प्रज्वलित हो जाता है, यदि स्पार्क प्लग पर चिंगारी लगने से पहले वायु ईंधन मिश्रण प्रज्वलित हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? यानी चिंगारी से पहले ही हमने जो कार्बोरेटर के द्वारा हवा और पेट्रोल का मिश्रण भेजा गया है उसको जला दिया, विस्फोट, इग्निशन, प्री इग्निशन, गड़गड़ाहट। तो ये प्री इग्निशन कहलाता है, समय से पहले फ्यूल का जल जाना, वो अपने आप आग पकड़ लेता है, इस क्रिया को प्री इग्निशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे 25 प्रश्न जो कि आज आपके ड्राइवर एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया है। और दोस्तों ये जो वीडियो है वो उत्तराखंड जो आपकी उत्तराखंड की वाहन चालक भर्ती है उसके लिए विशेष रूप से है। तो 26 से 50 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज से संबंधित होंगे, उनके बारे में भी मैं फटाफट आपको 2-4 मिनट में आपको बता देता हूं कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। आसन आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व कब स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? यह नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना कब और कहां से शुरू की गई थी? 7 जुलाई 2016 हरिद्वार से। मेरा गांव मेरी सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014 में। दमोली रीति का उत्तराखंड में किस जनजाति द्वारा पालन किया जाता है? भोटिया के द्वारा। 3 टिगड़ी प्रथा उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो थारू जनजाति से। काली और गौरी नदी के संगम पर कौन सा मेला लगता है? जोल जीवी मेला लगता है। अलकनंदा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो यह संतो पंथ से होता है। द्रोणताल कहां स्थित है? द्रोणताल काशीपुर में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीच कौन सी नदी बहती है? तो पुष्पवती नदी बहती है। किस पेड़ को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? उत्तराखंड का वरदान बांज, बांज इस पेड़ को कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? फूलों की घाटी में। बर्च ट्री भोजपत्र कहां पाया जाता है? हिमालय में। हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? ई एटकिंसन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हरिद्वार में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां स्थित है? उत्तरकाशी में। उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 2005 में। उत्तराखंड न्यायिक और कानूनी अकादमी कहां स्थित है? नैनीताल में। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानस खंड कहा गया है। कुमाऊं के चंद वंश के अंतिम शासक कौन थे?
तो ये महेश चंद्र थे। रेणी गांव किस वन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बद्रीदत्त पांडे प्रसिद्ध है। अवसाधक औषधि यानी कि डिप्रेसेंट ड्रग क्या होता है? तो ये मस्तिष्क के कार्य को कम करने वाली औषधि होती है, आदमी को पागल सा कर देता है, अवसाधक औषधि। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तंबाकू के सेवन से अब से ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान शरीर के किस अंग को होता है? आंख, फेफड़ा, त्वचा, पैर। तो फेफड़ों को सबसे ज्यादा तंबाकू का जो है खतरा रहता है। निम्नलिखित में से किसे प्रतिरक्षा विकार कहा जाता है? तो एड्स, हैजा, SCID और एड्स, हेपेटाइटिस, ल्यूकेमिया, इनमें से कोई नहीं। तो SCID और एड्स है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो है 50 क्वेश्चन यहाँ पर ड्राइविंग पार्ट के रूप में किए हैं और ये हमारा 12वां सेशन है। और आप लोगों ने ध्यान से इसको देखा होगा, समझ में भी आया होगा। उत्तराखंड का जीके गुरुजी मुझे भी नहीं आता, इसलिए मैंने आपको ज्यादा समझाया नहीं है। और इस उत्तराखंड जीके वाले पार्ट में अगर कोई गलती भी हुई है तो मुझे माफी चाहूंगा और माफी इसके लिए फिर से मांगता हूं, क्योंकि पीछे मैंने जो सेशन लिए थे उसमें उत्तराखंड जीके से संबंधित एक दो जो क्वेश्चंस है वो मैंने आप लोगों को गलत बता दिए। तो उत्तराखंड का जीके है वो आप अपनी स्वयं की स्तर पर देख लेना, क्योंकि मैं रहा राजस्थान वासी और आप ठहरे हिमालय के, तो यहाँ पर इसमें अंतर आ गया है। मुझे उत्तराखंड का जीके बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप स्वयं के स्तर पर देख लेना। और बाकी उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी और सभी को लास्ट में अब जाते जाते बेस्ट ऑफ लक सभी को। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, किसी भी प्रकार से डरने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। कहते भी हैं, एक मैं आपको छोटी सी एक शायरी भी सुना देता हूं। और उससे पहले मैं बता दूं, आपका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष रूप से आप लोगों को ख्याल है वो रखना है, ताकि आपका स्कोर नेगेटिव न जाए। एक थोड़ा सा मैं एक छोटी सी शायरी सुना देता हूं। मंजिले लाख कठिनाई आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहां है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी नहीं था, घर मुझसे रास न आया तो किधर जाऊंगा। याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ, रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। रास आई ना मोहम्मद मुझे मुरना साकी, मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। हर हालत में आपको स्टडी पर फोकस रखना है। दूसरी से सुना देता हूं, कहते भी हैं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं थक कर ना बैठी से राही के मुसाबिर, जीत भी मिलेगी और जीत के मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज जो आपके पड़ोसी कहते हैं कि यार ये लड़का तो आवारा है, ये लड़का तो बदमाश है, ये कुछ करता नहीं है, कोई काम नहीं करता, यही लोग जब आप कल सक्सेस हो जाएंगे तो कहेंगे यार लड़का तो बहुत अच्छा था, हमें तो पहले ही पता था कि ये कुछ करके दिखाएगा। तो आपको डरना नहीं है, वो दिन जल्दी आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा निकलेगा। तो थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों।